जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है, ई गवर्नेंस। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एचडीए, एक्सेल टेक्नीशियन, डेंटल ऑडिटर मैक्सिमम एग्जाम लगे हुए हैं और सभी के सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है और कंप्यूटर में ई गवर्नेंस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यह टोटल क्वेश्चन कंप्यूटर की ई बुक से लिया गया है जो हमने रिटर्न किया था। और अगर आपने कंप्यूटर की ई बुक अभी नहीं परचेज किया है तो कंप्यूटर की ई बुक लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल पैटर्न वाइज जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में मेंशन किया गया है उसी प्रकार हमने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है। चाहे जिस टॉपिक की बात करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईओटी, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको मिलने वाला है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसी में से कंप्यूटर की ई बुक से हमने लिया है ई गवर्नेंस। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने इस बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करें। और परचेज करने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट या फ़ोन पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है और थोड़ी देर बाद आपके व्हाट्सएप पर यह ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वहीं पर अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लेना चाहते हैं, इसके लिए प्राइस है 125 रुपये। और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट सेंड करना होगा और आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर यह ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ई गवर्नेंस आखिर होता क्या है, ई गवर्नेंस के कितने पिलर होते हैं, मेन चरण कौन से होते हैं, जो ई गवर्नेंस का मेन पिलर क्या है, तो मेन स्तंभ क्या है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ई गवर्नेंस के 4 पिलर होते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना पॉइंट बताएंगे उसको आपको पेन डाउन करते रहना है। अगर आप पेन डाउन नहीं करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ई गवर्नेंस के 4 पिलर होते हैं, कौन कौन से? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। ये 4 पिलर हैं ई गवर्नेंस के। और ये चारों क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ई गवर्नेंस के यानी ई गवर्नमेंट के कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर। कौन कौन से? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने ई बुक की तरफ, यानी जो ई बुक से हमने कंटेंट लिया है। टोटल ई गवर्नेंस यानी डिजिटल टूल, इसके कितने पिलर होते हैं अभी हमने बता दिया। ई गवर्नेंस के 4 पिलर होते हैं, कौन कौन से? पीपल, ठीक है, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, यानी 4 पिलर हो गए। 4 पिलर आपको याद रखना है ई गवर्नेंस के। अच्छा, आखिर ई गवर्नेंस शब्द आता है तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये भी याद रखिएगा। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ई गवर्नेंस का मेनली अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के जरिए भारत सरकार देश के सभी नागरिक, ठीक है, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सभी नागरिकों तक पहुंचाती है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम निकाली जाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हर एक नागरिक के पास पहुंचना चाहिए। अगर वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी नागरिकों के पास पहुंचता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको सभी नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस की आखिर शुरुआत कब हुई? तो ई गवर्नेंस की शुरुआत की बात करें तो ई गवर्नेंस की शुरुआत 18 मई 2006 को हुई। ये डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस की शुरुआत 18 मई 2006 को हुई। इसके हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ई गवर्नेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, नारा। तो इसका नारा क्या है, इसका स्लोगन क्या है? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कंप्यूटर अनिवार्य है और उसी कंप्यूटर के अनिवार्यता में ई गवर्नेंस रखा गया है। तो ई गवर्नेंस का जो स्लोगन है इसको आपको याद रखना है। ई गवर्नेंस से यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यह आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसका स्लोगन है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। गारंटी है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहते हैं तो इसी वीडियो में आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा।
क्योंकि इसको हम बार बार इसी समय रिवाइज भी करा रहे हैं। चलिए, ई गवर्नेंस के सीईओ की बात करें तो ई गवर्नेंस के वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो अभिषेक सिंह है। कौन है? अभिषेक सिंह है। तो ई गवर्नेंस के बारे में हमने देख लिया है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं और उन योजनाओं को हर एक नागरिक तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसकी शुरुआत की बात करें तो 18 मई 2006 को ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। अगर इसके स्लोगन की बात करें, स्लोगन क्या है इसका? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ई गवर्नेंस के सीईओ कौन है? अभिषेक सिंह है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? 24 से 25 अगस्त 2023 को किया गया था। स्थान की बात करें, स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में, यानी 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 24 से 25 अगस्त 2023 को किया गया। और कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इसका इम्पॉर्टेंट विषय क्या रहा? तो विकसित भारत सशक्त नागरिक। ठीक है, विकसित भारत सशक्त नागरिक इसका सब्जेक्ट रहा, इसका विषय रहा। अब देखिए आगे है ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार, कितने प्रकार से सहभागिता की जाती है ई गवर्नेंस में? तो कुल 4 प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी है? तो इसको याद रखिएगा, 4 प्रकार से। ठीक है, 4 प्रकार से वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस में सहभागिता के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप हैं? तो 4 टाइप हैं। कौन कौन से? G2G, G2C और G2B एंड G2E। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो आपने देख लिया सहभागिता के 4 प्रकार है ई गवर्नेंस में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। G2C की बात करें तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। वहीं G2B की बात करें, गवर्नमेंट टू बिजनेस। और G2E की बात करें तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। ये इसके फुल फॉर्म हो गए। और सहभागिता में ई गवर्नेंस कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। इसको हमने यहाँ पर देख लिया है। और यहीं पर बात करें अगर ई गवर्नेंस के कितने पिलर होते हैं, कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और पिलर की अगर बात करें कितने स्तंभ होते हैं ई गवर्नेंस में, तब भी आपको 4 ही आंसर देना है। और सबसे पहले हमने बता दिया था कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, PPTR है। क्या है? PPTR, यानी पब्लिक प्रोसेस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस। ठीक है, पब्लिक प्रोसेस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, ये PPTR का फुल फॉर्म हो गया, या ई गवर्नेंस के स्तंभ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। आखिर डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई चीज़ें की जाती हैं तो वह एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है और यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और आजकल मॉडर्न ज़माना है और इसमें सोशल मीडिया का ज़माना है, ई गवर्नेंस का है, तो इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर आखिर क्या होता है? तो ई गवर्नेंस में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, और इसी के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। तो आपने जाना है कि डिजिटल सिग्नेचर आखिर होता क्या है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। जैसे आपके पास अगर एक संदूक है, उसमें आपने अपना डॉक्यूमेंट रख दिया, आपने पैसे रख दिए और उसमें लॉक लगा दिया, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। तो उसी प्रकार डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा करने के लिए और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो वह डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर। चलिए आगे है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरटीआई का पूर्ण रूप होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ई गवर्नेंस की क्या क्या सुविधाएं होती हैं? देखिए, ई गवर्नेंस में सुशासन पर अंकुश होता है। बिल्कुल सही है, सुशासन पर अंकुश होता है। आरटीआई सुशासन का एक हिस्सा है। सिंपल सी बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार एक प्रकार से क्या है? सुशासन का एक हिस्सा है, ई गवर्नेंस का हिस्सा है। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। और आरटीआई के फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन है। ई गवर्नेंस आखिर होता क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। सबसे ऊपर हमने पढ़ लिया था कि ई गवर्नेंस क्या होता है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, ईमेल, फेसबुक, और यम यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, यम का मतलब मेटा है। जो लोग कंप्यूटर की ई बुक ले चुके हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, देखिए अगर यहाँ पर यम हमने लिखा है, वैसे सभी को जनरली पता होगा, तो जरूर इसको पेन डाउन पूरा कर सकते हैं। ईमेल, फेसबुक, यम तथा सोशल साइट्स की मदद से साइबर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को किस धारा में सजा का प्रावधान किया गया है? तो 66F में किया गया है। तो ईमेल के तहत, फेसबुक मेटा के तहत, सोशल साइट्स की मदद से साइबर आतंकवाद को यदि कोई बढ़ावा देता है, कोई एग्रेसिव करता है, तो उस व्यक्ति को इंडियन पेनल कोड यानी धारा 66F के तहत सजा देने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आखिर क्या होता है? तो डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसी के बीच ई दस्तावेज आदान प्रदान करना ही डिजी लॉकर कहलाता है। डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर का मेन उद्देश्य क्या होता है? जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं इनका उपयोग कम करना। जैसे मान के चलिए आप अगर फॉर्म भरने जाते हैं साइबर कैफ़े पर, तो आप क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट अपना लेके जाते हैं, पूरा फाइल यानी फिजिकल चीज़ें लेके जाते हैं। हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, सनद और तमाम जो भी चीज़ें होती हैं आपके पास डॉक्यूमेंट, आप अपने हाथ में लेकर जाते हैं। लेकिन डिजी लॉकर में क्या होता है? डिजी लॉकर एक ऐसी सुविधा देता है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें रख लेंगे, डिजी लॉकर में आधार कार्ड के जरिए यह वेरीफाई होता है और आप कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी इजीली अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न इरा में, ठीक है, यानी नए ज़माने में। तो उसी प्रकार कह रहा है कि डिजिटल यानी डिजी लॉकर क्या होता है? तो डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसी के बीच ई दस्तावेज आदान प्रदान करना होता है। बात करें किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसके शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब हुआ था? 2015 में डिजिलॉकर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, डिजिलॉकर की शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है, डिजिलॉकर में रखे जाते हैं, तो भैया डिजिलॉकर में क्या क्या रखे जा सकते हैं? डीएल, आधार कार्ड, मार्कशीट, ठीक है। जैसे आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, अपनी मार्कशीट लेके जाते हैं, तो अगर आप डिजिलॉकर में रख देंगे तो आपको मार्कशीट ले नहीं जाना पड़ेगा, आधार कार्ड नहीं ले जाना पड़ेगा, डीएल नहीं ले जाना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि आप कहीं भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हाथ में लेकर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट खो गया या कहीं गिर गया, लेकिन डिजिलॉकर में ये सुविधा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस करके कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। बात करें इसके स्लोगन की, तो स्लोगन क्या है? आपके दस्तावेज कहीं भी कभी भी। तो बहुत ज़बरदस्त स्लोगन भी है, यानी आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो याद रखिएगा डिजिलॉकर में क्या होता है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसमें डीएल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट वगैरह आप इजीली रख सकते हैं और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की।
तो डिजिलॉकर खाते के लिए साइन अप करने वाले नागरिकों को एक क्लाउड स्टोरेज मिलता है। जो डिजिलॉकर खाते के लिए साइन अप करने के लिए नागरिकों को एक क्लाउड स्टोरेज मिलता है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ऑनलाइन माध्यम से डेटा को स्टोर करना। ऑनलाइन माध्यम से डेटा को स्टोर करना क्या कहलाता है? क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको अपलोड करना हो, सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट कभी भी रीसेट वगैरह ना हो, तो आप गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं। तो गूगल ड्राइव अगर मान के चलिए आपकी मोबाइल भी खो गई, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके पास ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा। आप किसी भी मोबाइल में उसको एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके। जैसे ऑथेंटिकेशन होगा उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को ईजिली आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सुविधा है। तो उसी को बोला जाता है क्लाउड स्टोरेज, यानी अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी आप एक्सेस कर देते हैं, कर सकते हैं, वही को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। और जीमेल में जो क्लाउड स्टोरेज की जो सुविधा होती है 15 GB की होती है। याद रखिएगा 15 GB की सुविधा होती है। 15 GB तक आप उसमें डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिलॉकर से व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी एक्सेस कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है। और आधार कार्ड की अगर संख्या की बात करें, आधार कार्ड में टोटल नंबर कितने होते हैं? 12 नंबर होते हैं। अभी इसी वक्त आप काउंट करके देख सकते हैं। तो आधार कार्ड में अगर नंबर की बात करें कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं। और डिजिलॉकर किसकी पहल है? डिजिटल इंडिया की पहल है। याद रखिएगा डिजिटल इंडिया की पहल है। अच्छा, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चलिए नेक्स्ट है प्रथम साइबर कानून कौन सा है जो भारत में ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो प्रथम साइबर कानून कौन सा है जो भारत में ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी आईटी आईटी एक्ट जो है 2000, आईटी एक्ट 2000 या साइबर कानून भारत में ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस को ही ई शासन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस को ई शासन कहा जाता है। और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमताओं में सुधार के लिए किसका विकास हुआ? ई शासन का विकास हुआ, ताकि जो काम फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ होते हैं वो काम बहुत तेज़ी से हो। और इसी की वजह से ई शासन शुरू हुआ, ई गवर्नेंस शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे पहले के समय में जो फॉर्म भरे जाते थे वह ऑफलाइन भरे जाते थे। और आपने दुकान से फॉर्म खरीदा और फॉर्म खरीदने के बाद फिलअप करते थे। फिलअप करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस जाते थे। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वहाँ पर टिकट परचेज करने के बाद उस पर हम लोग स्टेपल करते थे या पेस्ट करते थे। देन उसके बाद वो जाता था, फॉर्म रिजेक्ट हुआ क्या हुआ कोई गारंटी नहीं रहता था। लेकिन आज का जो ज़माना है देख रहे हैं कि फॉर्म हो या कोई और अन्य चीज़ें हो, सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम से हो रही हैं और आसान भी हो गया है इससे। और मान के चलिए अगर किसी को लेटर भेजना है, आज लेटर भेजे और हो सकता है पता नहीं 10 दिन में मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी आप तुरंत किसी को मैसेज अगर भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, तुरंत मैसेज रिसीव हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब डिजिटल यानी ई गवर्नेंस है। तो सारी प्रक्रियाएं जो हैं डिजिटल माध्यम से हो गई हैं, इसी को बोला जाता है ई गवर्नेंस बोला जाता है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमताओं में सुधार के लिए किसका विकास हुआ? ई शासन का विकास हुआ। वहीं पर इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए कौन है? यह है एनआईसी। एनआईसी क्या होता है? आप जब भी परीक्षा देने जाते हैं ऑनलाइन या फॉर्म भरते हैं या आप लैपटॉप पे काम करते हैं, नीचे आप देखेंगे उस पर एनआईसी लिखा होता है। तो एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। क्या होता है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। इसके फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन 1976 में हुआ था। और हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है
भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस का समर्थन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? एनआईसी प्रदान करता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा एनआईसी के बारे में। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसमें अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस को समर्थन प्रदान करता है, एनआईसी प्रदान करता है। बात करें भीम ऐप आखिर होता क्या है? तो वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसे शुरू किया गया था। और भीम का पूर्ण रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए इस ई बुक की खासियत यही है कि आपको कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिलता जाएगा। आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस प्रकार अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आप 2 बार 3 बार पढ़िए और दिमाग में सेट रखिए, फिर कोई प्रैक्टिस सेट मारिए, आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। तो भीम का पूर्ण रूप क्या हो गया? भारत इंटरफेस फॉर मनी। फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2016 को। और एनपीसीआई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इसका पूर्ण रूप होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए इसके माध्यम से यानी भीम ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यह पूछा गया था कि किसके माध्यम से आप पैसे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं? तो भीम के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो और इसमें हमने जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एचडीए, एक्सरे डेंटल, यूपी की विंडो जितने भी एग्ज़ाम हैं और भी राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं जहां जहां कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए यह कंप्यूटर की वीडियो ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी पीडीएफ वगैरह होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है यूपी जीके की ई बुक के रेफरेंस में। और देखिए हमारी यूपी जीके की ई बुक जारी हो गई है और आने वाले टाइम में जितने भी पेपर लगे हुए यूपी के सभी के लिए यह वरदान साबित होगी। 125 रुपये इसकी प्राइस है और यूपी की जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पर मिलने वाले हैं 100% ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। यह पूरी बुक जो है मेरे द्वारा लिखी गई है और इसमें हमने पूरी बारीकियों को साथ, ठीक है, बारीकियों के साथ अच्छे से अध्ययन किया और उसके बाद तब जाके इस बुक को मैंने लिखा। तो इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए ताकि अब की बार एक सीट आपकी सुनिश्चित हो सके। तो इस पे जो नंबर दे रहा है स्क्रीन नंबर, ठीक है, 9793661506, इस पर आप 125 पे पेमेंट करके इसी बुक को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए 125 पे इसकी प्राइस इसलिए है क्योंकि इसमें यूपी जीके 234 पेज की है और यूपी करंट अफेयर यहाँ 44 पेज का है, इसका अलग है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ई बुक रहेगी और दोनों 125 रुपये में प्रोवाइड की जा रही है। और उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है। कंप्यूटर की ई बुक लेकर अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए और आज ही इस ई बुक को ले लीजिए। और जो जैसे हमने पढ़ाया है इसी प्रकार पूरा फुल टॉपिक, यानी यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं बिल्कुल फुल टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसकी खासियत और क्या है कि हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जैसे ही आप पूरा टॉपिक समाप्त होगा प्रीवियस एग्जाम में जितने आज तक प्रश्न पूछे गए यूपी के सभी को एक साथ संकलित कर दिया गया है। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स रहे आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।